A very good morning to all online and offline students. Last lecture we started with, or we were on Ind AS 33. We understood the entire concept of diluted EPS. Under diluted EPS, we try to calculate earning per share based on current situation on futuristic basis. Diluted EPS comes into calculation only when entity has potential equity shares. What are potential equity shares? Potential equity shares are those contract or financial instrument which provides holder or which entitle holder to number of equity shares at a future date. Potential equity share could be a convertible debt, could be a convertible preference shares, could be a option or a share warrant. Okay, it could also consist of contingently issued shares which are issued only on satisfaction of certain condition. हमने देखा कि डाइल्यूटेड ईपीएस जब भी कैलकुलेट करते हैं न्यूमरेटर बेसिक ईपीएस का ही लेते हैं, उसमें प्लस माइनस करते हैं दी इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। डिनोमिनेटर भी बेसिक ईपीएस का ही लेते हैं, फिर उसमें प्लस करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। इधर वेटेड एवरेज करने के लिए रूल क्या है, अगर वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर करंट ईयर में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो डेट ऑफ इश्यू और बिगनिंग ऑफ financial year, whichever is later till the end of the year. और अगर वो करंट ईयर में कन्वर्ट हो गया then till the date of conversion. तुम्हारे लिए ध्यान ये रखना है कि any potential equity share is dilutive if it decreases earning per share or increases loss per share. You also need to understand that in order to identify whether a potential equity share is dilutive or not, you can always work out incremental EPS and you can compare that incremental EPS with basic EPS from continuing operation, the control figure. अगर मेरा इंक्रीमेंटल ईपीएस उस कंट्रोल फिगर से कम है, इट इज डाइल्यूटिव, ज्यादा है, इट इज एंटी डाइल्यूटिव। बराबर। हमने लास्ट लेक्चर तक कन्वर्टेबल डेट का बहुत सब अलग अलग पॉसिबिलिटीज कंसिडर किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो फिर क्वेश्चन हमारा लास्ट टाइम रेज हुआ था
Okay. Yes, we were discussing with reference to options. ऑप्शंस ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जिनका डेरिवेटिव वगैरह का उनको पता रहेगा, जो होल्डर ऑफ ऑप्शन को राइट देता है आइदर टू बाय और टू सेल. अपने वाले केस में इट इज टू बाय. बाय इक्विटी शेयर्स ऑब्वियसली एट फ्यूचर डेट. बराबर. अब ऑप्शन होल्डर को राइट देता है टू बाय इक्विटी शेयर्स एट अ फ्यूचर डेट, ऑब्वियसली एट अ प्राइस. अब ऑप्शन के केस में देर इज अ प्राइस इनटू पिक्चर. इफ देर इज अ प्राइस इनटू पिक्चर मतलब देर इज अ रिसोर्स विच यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम ऑप्शन. सर आपने लास्ट लेक्चर ही बताया था कि डाइल्यूटेड ईपीएस में हम वो शेयर्स को लेते हैं जहां रिसोर्स चेंज नहीं होता है, क्योंकि सर रिसोर्स बढ़ने से, नया पैसा आने से, उस पैसे के इन्वेस्टमेंट से फ्यूचरिस्टिक बेसिस पे प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा. और अपने को करंट सिचुएशन वाले प्रॉफिट से काम करना है, तो अगर रिसोर्स आ रहा है तो सर वो पार्ट तो इग्नोर करना पड़ेगा ना. ट्रू, तो इग्नोर करना पड़ेगा इफ द प्राइस व्हाट इज लॉक्ड इज fair value at that point of time. If the price is locked at fair value, many times options are given at a reduced price. Like take for example a employee stock option. तुमको वही समझ में आता है, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं. अगर मार्केट पर 100 रुपए चलता रहेगा तो एम्प्लॉय को भी यही बोलेगा 100 रुपए दे, 200 रुपए दे, 150 कि 100 से कम. तब जाके एम्प्लॉय वुड बी हैप्पी विथ दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना. So there is a resource, but the resource is not logically collected. It is a discounted value. So in case of options, we say that whatever options we are providing, whatever options we are providing, from that we subtract number of options for consideration. For कि भाई ये टोटल ऑप्शंस है, टोटल ऑप्शंस के लिए मैं एक डिस्काउंटेड प्राइस ले रहा है, तो वी से ठीक है, इट इज एज गुड एज कि मैंने 10,000 ऑप्शन दिए हैं और मैं 20 रुपया ले रहा है. बराबर है. तो इसका मतलब मैं नंबर ऑफ ऑप्शन जो दे रहा हूं 10,000 है. उसमें से सब्ट्रैक्ट करो वो ऑप्शन जो कंसीडरेशन या लॉजिकल प्राइस पे. 20 रुपए पे मैं 10,000 ऑप्शन दे रहा है, जबकि लॉजिकल प्राइस है 50 रुपया. मतलब 10,000 इंटू 20 divided by 50 will tell me number of option for logical consideration. 4,000. So we'll say out of 10,000, 4,000 is for consideration. 6,000 is without consideration. This is the option number which I will take it for diluted EPS. पूरा 10 नहीं लेगा, क्योंकि कुछ रिसोर्स आ रहा है, तो रिसोर्स के लिए लॉजिकली जितना ऑप्शन देना चाहिए उतना माइनस करो, जो बच गया उसको कंसिडर करो. सो वी ऑलवेज कंसिडर नंबर ऑफ ऑप्शन विदाउट कंसिडरेशन. नंबर ऑफ ऑप्शन without consideration. For option to be considered in weighted average, we should calculate number of option without consideration. Number of option granted minus number of option for, that is number of option granted into exercise price divided by fair value per share during that period. So that is number of option without consideration. Number of option without. अब मैं एक स्टेटमेंट पास कर रहा है, देखो तुमको समझता है क्या.
क्या मतलब इस स्टेटमेंट का? वो तो हर एक चीज एंटी डायल्यूटिव हो सकता है मैडम. सी इन केस ऑफ ऑप्शन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज आपके न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं होता है. डिबेंचर्स रहेगा तो इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स ऐड करते हो. प्रेफरेंशियल्स रहेगा तो डिविडेंड नेट ऑफ टैक्स ऐड करते हो. ऑप्शन में क्या ऐड करोगे? ऑप्शन में क्या ऐड करोगे? तो ऑप्शन में न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं होता है. तो अगर न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं होता है, सिर्फ डिनोमिनेटर ही ऐड होते जाएगा, तो दे वुड बी डायल्यूटिव ओनली ना. हाँ सर, फिर आपने वर्ड जनरली क्यों डाला? फिर तो आप ये बोलना चाहिए था ऑप्शंस आर ऑलवेज डायल्यूटिव. नहीं बोल सकता हूं क्योंकि इफ देर इज लॉस पर शेयर, तो ऑप्शन ऐड करने के बाद लॉस पर शेयर कम हो जाता है, देन दे बिकम एंटी डायल्यूटिव. बट इफ इट इज प्रॉफिट तो कोई टेंशन, दे आर जनरली डायल्यूटिव. कॉन्सेप्ट समझता है? हेलो. अच्छा, ऑप्शन के केस में अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालना भी हो, क्या निकालो? ऑप्शन के वजह से क्या सेविंग्स हुआ? डिवाइडेड बाय सम नंबर ऑफ ऑप्शन. तो इंक्रीमेंटल ईपीएस हमेशा जीरो हो. समझ में आता है? अब आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 7. On 31st December, X7, X8, the issued share capital of entity consists of 40 lakhs ordinary shares of 25 each. The entity has granted option that give holder right to subscribe for ordinary shares between X6 to X9 at 70 per share. Option outstanding at 31st December X7 and X8 were 6 lakh 30. There were no grant, exercise or lapse of option during the year. The profit after tax attributable to ordinary equity shareholder for 31st December X7 and X8 was 5 lakh and 6 lakhs, wholly relating to continuing operation. Average market price was 120 and 160. Calculate basic and diluted EPS for this 2 years. इसे कोई टेंशन नहीं, अपन कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबसे पहले बेसिक के बारे में बात करते हैं. क्या क्या ईयर्स है? 2000, क्या पेज पे? हाँ, 2000 X8 है, 2000 X7 है. प्रॉफिट्स क्या दिया हुआ है फर्स्ट ईयर के लिए? X8 के लिए 6 लाख है, X7 के लिए 5 लाख है. हेलो, बराबर. नंबर ऑफ शेयर्स तो 40 लाख पड़ा हुआ है. हाँ, कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज तो हुआ नहीं है. करंट ईयर में कुछ भी इंक्रीमेंटल या कुछ भी एडिशनल शेयर्स तो है नहीं. वेटेड एवरेज पूरे साल के लिए वही होगा ना. ये आपका बेसिक ईपीएस आ जाएगा 0.15 0.125. इसमें कोई टेंशन? अच्छा, अब डायल्यूटेड ईपीएस के लिए पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑप्शन विदाउट कंसिडरेशन. बराबर. उसके लिए कितना नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांट किया है? अपने को दोनों साल के लिए देखना है. X8, X7. हाँ बोलो. 630 है. क्या प्राइस ले रहे हैं हम 630 से? माइनस नंबर ऑफ ऑप्शन फॉर कंसिडरेशन. तो फर्स्ट केस में 6 लाख 30
इंटू 70 डिवाइड बाय 160 का भाव चल रहा है, और सेकेंड केस में 6,30,000 इंटू 70 डिवाइड बाय उस साल कितना भाव चल रहा था, 120, कितना आता है? 2,75,000 फर्स्ट केस में, X8 में। 65 की 67? 67,500 माइनस करो। टू बराबर, दिस इज नंबर ऑफ ऑप्शन विदाउट कंसिडरेशन। इसको हम इस 40 lakhs के अंदर ऐड करेंगे। ऑप्शन दिया गया बहुत पहले है, कुछ भी ऑप्शन इस बार कन्वर्ट भी नहीं हो रहा है, तो इट वुड बी फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो इधर विच एवर इज लेटर, तो बिगिनिंग ऑफ ईयर से आएगा टिल द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इंटू 12/12 ही आएगा। न्यूमरेटर में कुछ ऐड नहीं होगा, सो इट वुड बी फर्स्ट केस में 6 lakhs divided by 43, 54, 375, and 5 lakhs divided by 42, 62, 500, बराबर ना? बोलो। 13,779, 11, ऐसा कुछ। कॉपी करो।
Now is it clear? What I was saying was कि वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क है, ये तो समझा ही होगा, और 15 का आंसर जो यस्टरडे होमवर्क दिया। अब एडिशनल क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ। आ गया इलस्ट्रेशन 1 पे। 30th June X1 issued share capital of an entity consists of 15 lakh shares of 1 each. On 1st October, entity issued 12,50,000 of 8% loan stock for cash at par. If I'm not wrong, this is rupees 12,50,000. बराबर? Each rupee 100 nominal value of loan stock may be converted at any time during 2000 X6 to X9 into number of ordinary shares as given below. जून में करेगा X6 को तो 135, जून X7 को करेगा तो 130, जून X8 को करेगा तो 125, जून X9 को करेगा तो 120। बोला सर ये इस तरह से नंबर ऑफ शेयर्स कम क्यों हो रहा है? सर जितना लेट करेगा उतना कम नंबर क्यों? उसका लॉजिक है ना। देखो मैं आज आपको एक एक्सचेंज रेशियो दे देता हूं जो आप फ्यूचर डेट पे कन्वर्ट कर सकोगे फॉर एवरी 100 रुपीज। बराबर है? अब मैं आपसे पैसा ले रहा हूं, ये पैसा मैं बिजनेस में डालूंगा, बिजनेस में ग्रोथ होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। बराबर है? अब स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा प्रॉफिट डे 1 पे बहुत यूजली नहीं बढ़ता है, वो प्रॉफिट बिजनेस में पैसा डाला है तो धीरे 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 ग्रोथ दिखेगा। बराबर है? तो 30th June X6 को देयर में बी सम मार्केट प्राइस, यस। X7 को द मार्केट प्राइस विल फर्दर राइज ड्यू टू ग्रोथ एंड प्रॉफिट इंक्रीज, देन अगेन राइज, देन अगेन राइज। तो जैसे जैसे मेरा मार्केट प्राइस बढ़ते जाएगा, अगर मैं 135 ही रखूं एवरी टाइम, अगर मैं 135 रखूं एवरी टाइम, तो जो बंदा लास्ट में 135 करेगा उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनी ने क्या बोला कि बाबा देख तेरे को बेनिफिट मिलेगा लेकिन बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं, तो तू जून में करेगा तो तेरे को 135 देंगे, मतलब 2006 को 7 में करेगा तो उसको 130। क्यों? देन मार्केट प्राइस प्रोपोर्शनली शायद बढ़ जाता रहेगा, ऐसा उनका थिंकिंग है। एक्चुअली क्या होगा तो तब जाके पता चलेगा, बट एज ऑफ नाउ ये स्ट्रक्चर है। अभी तुम बोलेगा सर इतना सारा ऑप्शन है, इतना सारा ऑप्शन है, तो फिर अपने को कैसे पता चलेगा कौन कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा? स्टैंडर्ड बहुत क्लियर है कि अगर तुम्हारे पास डिटेल नहीं है कौन कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, तो तुम हमेशा वो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे जो मोस्ट बेनिफिशियल होगा शेयर होल्डर को। कौन सा ऑप्शन मोस्ट बेनिफिशियल होगा शेयर होल्डर्स को? किस ऑप्शन में ज्यादा शेयर्स मिलेंगे शेयर होल्डर को? फर्स्ट। तो हमेशा वही ऑप्शन सिलेक्ट करने का है जो मोस्ट बेनिफिशियल है, इस केस में ये वाला। तो बाकी सब मेरे लिए इस केस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। If loan stock are not converted, then they would be redeemed at par. It is assumed that return equity conversion option is accounted as a derivative liability, mark to market through P&L. The changes in option fair value reported amounted to losses of 2,500 and 2,650 respectively. इस ऑप्शन के वजह से कुछ लॉसेस हुए। It is assumed that there are no tax consequences arising from this loss है, but उसका कोई tax effect. The profit before interest, fair value movement and taxation for June X2 and X3
amounted to 825 and 895 respectively, and they relate wholly to continuing operation. Tax rate is 33%. You need to calculate basic and diluted EPS. अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नहीं? ये क्वेश्चन करवाते थे हम, उसके बाद एक दिन एग्जाम में भी पूछा गया, 8 मार्क्स के रेंज। हाँ, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बेसिक ईपीएस भी दे दो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, दियो।
अरे अरे डिस्कस। चलो मेरे को बताओ। आपको एक करना है X1 X2 और दूसरा करना है X2 X3, बराबर है। आपका जो प्रॉफिट्स है वो 825 है फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 895 है, बराबर है। ये प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर दैट फेयर वैल्यू मूवमेंट एंड बिफोर टैक्सेशन। तो अपने को इसमें से तीनों पहले माइनस करना पड़ेगा। पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट 8% है। 12,50,000 पे 8% फॉर, ये मैंने फर्स्ट ईयर में अक्टूबर में इशू किया। यस। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना गया तो 9 महीने के लिए रहेगा ना इंटरेस्ट। इंटू 9/12 कितना आता है? 7,500 आता है कि 75,000 आता है? 75,000। ये 75,000 इसमें से माइनस होगा। हेलो। यस। और वही नेक्स्ट ईयर के लिए पूरे साल का हो जाएगा। तो पूरे साल का हो जाएगा तो 1 लाख हो जाएगा। अब तुमको समझना ये है कि टैक्स माइनस तो करना है, लेकिन देर इज फेयर मूवमेंट वाला लॉसेज ऑल्सो, बट लॉसेज में टैक्स इफेक्ट नहीं है। तो अगर तुम क्या करोगे, अभी टैक्स माइनस करके, सॉरी, तुम लॉसेस माइनस करके टैक्स एडजस्ट करोगे तो तुम लॉसेस में भी टैक्स इफेक्ट दे दोगे। तो करने का क्या मालूम है, इतने को पहले बैलेंस करने का। कितना होता है? 750। अभी टैक्स माइनस कर लो 33% पे। कितना होता है टैक्स? 47। और इधर टैक्स माइनस किया, इसी के साथ वो फेयर वैल्यू मूवमेंट भी माइनस करो। 2,500, 265। और बताओ तुम्हारा अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? ये 5 लाख है। ये बराबर है। ये 5 लाख, एक 5,30,000। पहले ये फिगर समझ में आया कैसे आया? कितने लोगों ने इधर ही एरर किया था? डिबेंचर इंटरेस्ट 9 महीने का नहीं लिया रहेगा, 8 का लिया रहेगा।
टैक्स पहले माइनस नहीं किया रहेगा, लॉसेस एडजस्ट करने के बाद किया रहेगा। इंग्लिश में सब लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश एक तरफ, तुम दूसरे तरफ, और बाकी सब तीसरे तरफ। ओके। अब मेरे पास कितने शेयर्स है? 15 लाख शेयर्स है। 15 लाख शेयर्स है, और करंट ईयर में कुछ कन्वर्ट भी नहीं हो रहा है, तो मतलब कहना इसे दिस इज ऑल डिवाइडेड बाय कितना? ऐसा कुछ। ये मेरा बेसिक ईपीएस। 0.33 0.35 इज नथिंग बट 33 पैसे एंड 35 पैसे। अब उन्होंने देखो शान पट्टी क्या किया है, उन्होंने इंटरेस्ट माइनस किया, फेयर वैल्यू माइनस किया, लेकिन जब टैक्स माइनस किया तो उन्होंने कंसिडर किया ए माइनस। उससे अच्छा तो तुम एक काम करो ना, पहले टैक्स माइनस करो फिर फेयर वैल्यू माइनस करो, तो तुम्हारा वो एरर ही होगा। कोई टेंशन? अब डायल्यूटेड करके दे सकते हो कि मैं कर दूं डायरेक्ट? करो करो, जितना ट्राई करोगे उतना, द मोर यू स्वेट द लेस यू। कुछ नहीं, उसे दिया है ना, फेयर वैल्यू का लॉस होता है डेरिवेटिव लायबिलिटी ट्रीट करके। डेटा दिया वही कर रहा है ना। इधर लिखा है उसने, इट इज ट्रीटेड एज डेरिवेटिव लायबिलिटी मार्क टू मार्केट थ्रू पीएनएल। बोला है ना, फेयर वैल्यू माइनस करने का लॉस है। फेयर वैल्यू लॉस बोला है कि नहीं बोला है? लॉस रहेगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा माइनस करेगा, बस। बाकी ये क्या होता है कैसे होता है तो 109 आएगा, तब तक समझेगा नहीं। हाँ, 109 के बाद भी तेरा तो डाउटफुल है, लेकिन ठीक है, कोशिश करेंगे अपन। अभी डायल्यूटेड ईपीएस दे तो मानू।
चलो मेरे को बताओ, किया? और कुछ नहीं तो खाली ये कैलकुलेट कर दो, बाकी सब मत करो, खाली ये कैलकुलेट करो। न्यूमरेटर में कितना ऐड करेगा? 5 लाख में कितना ऐड होगा? 5,30,000 में कितना ऐड होगा? और डिनोमिनेटर में 15 लाख में कितना ऐड होगा? खाली उतना भी बता दो, बस हो गया, बाकी तो तुमको करने को आता है। इतने तो तुम। आया न्यूमरेटर? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आया? ये हेलो, यस नो नो यस? तेजास आया? चलो देखते हैं। मेरे को एक सिंपल चीज बताओ कि अगर ये डिबेंचर्स कन्वर्ट होते हैं तो मुझे सेविंग्स कितने का होगा? 2000 X1 X2 एंड 2000 X2 X3, बराबर है। सेविंग्स कितने का होगा? कहना ऐसे जो इंटरेस्ट पे कर रहा था बच जाएगा 75, 1 लाख। लेकिन ये सेविंग्स को मेरे को नेट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा, तो मतलब इसका मेरे को लेना पड़ेगा 67%। कितना आता है? 50,250। ये 67,000। तो एक तो ये होगा। दूसरा, मेरे न्यूमरेटर में मैं ये ऐड करेगा फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस, ये बोलते हुए कि जैसे ही ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में से ये बच जाएगा। उसी तरह न्यूमरेटर में जो फेयर वैल्यू लॉस भी माइनस किया है वो भी कन्वर्जन होने के बाद देयर वुड बी नथिंग कॉल्ड एज फेयर वैल्यू लॉसेस, वो भी एड बैक हो जाएगा। अच्छा, दो लॉसेस में टैक्स इफेक्ट तो है ही नहीं, दे आर ऑलवेज नेट ऑफ टैक्स। कितना था?
2500 और 2650, 52 750, 69 650। ये आप न्यूमरेटर में ऐड करोगे मतलब कितने में? 15 लाख ही है ना? 15 लाख या 5 लाख है? सॉरी, फिगर्स अलग अलग है ना? ठीक है, तो इधर आएगा 5 लाख फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में आएगा 5 लाख 30। बराबर। अब आता है डिनोमिनेटर पे, वेटेड एवरेज। हर 100 रुपए के सामने कितने शेयर्स हो रहे हैं? 100 रुपए के सामने 135, और इधर है 12 लाख 50 हजार। 12 लाख 50 हजार, तो 12 लाख 50 हजार के सामने कितने शेयर्स? 10, 16 लाख 87 500। हाँ, अब ये नंबर ऑफ शेयर्स है जो मेरे X1 X2 में और X2 X3 में वेटेड एवरेज होंगे। वेटेड एवरेज करने के लिए 16 87 500 लेके डिवाइड बाय 12 करके न्यूमरेटर में बिगिनिंग ऑफ द ईयर और डेट ऑफ इशू विच एवर इज लेटर टिल ईयर एंड, बिकॉज कन्वर्जन तो हुआ ही नहीं है। अब इधर क्या हुआ है, कब हुआ है, मतलब कहना इसे इट वुड बी 9 मंथ्स। 9 मंथ्स है तो इंटू 9/12 आएगा, कितना आता है? बराबर। और इस केस में इट वुड बी इंटू 12/12, सो 16 87 500। ये तुम्हारा डिनोमिनेटर में ऐड होगा, विच इज 15 lakhs, 15 lakhs में ऐड होगा। 1265 625 16 87 500 बराबर है। अर्निंग्स में अगर आप देखोगे, कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेट इफेक्ट ऑफ दिस टू? ये दो का नेट इफेक्ट कितना है और ये दो का नेट इफेक्ट कितना है? X2 का 52 और X3 का 69। 52 750, 69 650। हेलो, बस अपने को वाली फिगर न्यूमरेटर में कितना, डिनोमिनेटर में कितना, बाकी बेसिक के अंदर ऐड करके खत्म करो। ऐड करके खत्म करोगे तो तुम्हारा डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा। हेलो, यस और नो? अच्छा, पता कैसे चले कि सच्ची में ये डाइल्यूटिव है कि नहीं? इसे कुछ नहीं, आप इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल सकते थे। 52 750 फर्स्ट ईयर के लिए डिवाइड बाई 1265 625। 69 650 सेकेंड ईयर के लिए डिवाइड बाय 16 87 500। बताए इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना आ रहा था फर्स्ट केस में? 0.04। और ये 41। अब तेरे को खुद को पता है कि तेरा बेसिक ईपीएस जो है वो 35 पैसे और 33 पैसे। तो 35 और 33 के सामने 4 4 पैसे ही आ रहे हैं, मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस डाइल्यूटिव ही है। कोई टेंशन? पूरा क्वेश्चन उसके साथ उसका पूरा सॉल्यूशन हमने तो कैलकुलेट करके बता दिया, वही आंसर इन लोग लेके आ रहे हैं। क्लियर?
मस्त। डाउट है, प्रोसेस कर रहा है। कितने लोगों को आया था ये सब, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब आया था? क्यों नहीं किया? कन्वर्ट हो गया तो फिर वो फेयर वैल्यू चेंजेस नहीं आएंगे, तो जो आपने एडजस्ट किया वो ऐड बैक कर दो। ये नंबर्स बराबर आए थे, बराबर देखा था 9/12। यस। आना जरा स्क्रीन पे आ। लास्ट लेक्चर आया था तू? लेक्चर देखा है तूने? फिर अर्नव ये क्या कर रहा है तू? सब बात तेरा बराबर, मैं ना किधर बोलता तेरा एग्जाम नहीं था, मैं मानता हूँ तेरा एग्जाम था। तू लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर देखेगा, बाद में बात करेगा ना। तू वो पॉइंट रेस कर रहा है जो पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। समझ रहा है? तेरे क्वेश्चन का आंसर। We are not adding back fair value because they are going to be converted on 30th June. 30th June 2006 को convert होगा नहीं होगा मेरे को मालूम नहीं है. As on today, I will take that conversion which is the most beneficial to shareholder. Yes, diluted EPS का पूरा बेस ही ये है कि करंट सिचुएशन में मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस पे फ्यूचरिस्टिक ईपीएस निकालने का, करंट सिचुएशन। तो अगर करंट प्रॉफिट में मैं बोलता हूँ डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो उस शेयर्स के वजह से जो भी इनकम या जो भी एक्सपेंस वो प्रॉफिट में होगा उसको मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। वही तो मैं कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 3। क्या कर रहे हो मैडम? कौन सा नोट? हाँ मैं बोला, उसका क्या नोट, वही मैं पूछ रहा हूँ। वो तो है ना दिया हुआ सॉल्यूशन उसमें। वो दिया हुआ है ऑफिस में लिखने का, बुक में भी ऑफिस में लिखने का। हाँ। assume the following fact for company XY. Income from continuing operation 30 lakhs. Loss from discontinued operation negative 36 lakhs. Net loss for the period negative 6 lakhs. बराबर है ना, इधर 30, इधर weighted average number of shares 10 lakhs. इंक्रीमेंटल शेयर्स ड्यू टू ऑप्शन, देखो इसको थैंक यू बोलने का, उसने डायल्यूटेड ईपीएस के लिए कितना नंबर ऑफ शेयर इंक्रीमेंटल है वो खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया, 2 लाख। इधर डेट बीट का कोई बात नहीं किया, मतलब सब 12/12 ही है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस ऑफ XY फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। कितना मस्त हो जाएगा ना। फर्स्ट पार्ट तो एकदम इजी है। देखो मैं करके देता हूं तुम्हारे लिए, पहले बेसिक। बेसिक में तो 10 लाख ही लेंगे। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से 3 रुपया, डिसकंटिन्यूइंग से -3.6 और 0.60, ये तेरा ईपीएस होगा। बराबर है। अभी ऑप्शंस है, ऑप्शंस आर जनरली डाइल्यूटिव। हाँ लेकिन सर उसके वजह से लॉस कम हो जाएगा, तो क्या हम ऑप्शन को एंटी डाइल्यूटिव बोल देंगे? कंट्रोल फिगर के सामने देखना है, कंट्रोल फिगर तो पॉजिटिव है। यस, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑप्शन को हम डाइल्यूटिव कंसीडर करेंगे। सो तुम्हारा ये बेसिक था, अब आएगा
diluted EPS. 30 lakhs divided by 12 lakh. 2.5. 36 lakh divided by 12 lakh. -3. 6 lakh divided by 12 lakh. -0.50. Hello? बराबर बेसिक diluted 2.5 -3. Good answer. Assume if the above case loss from continuing operation is rupees 10 lakhs, income from discontinuing operation is rupees 36 lakh. Calculate diluted EPS. diluted EPS तो दे, तो बेसिक दे दे, काम तो करेगा कि नहीं कुछ? हो गया पक्का? चलो पहले बेसिक ईपीएस ढूंढते हैं. बेसिक, रुक रे बाबा. -1, +3.6, 2.60. अब आते हैं डाइल्यूटेड. बोल क्या करने का? तो मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस it is going to be, because it is anti-dilutive, we will not consider only. Anti-dilutive क्यों? क्योंकि कंट्रोल फिगर -1 है. अब उसमें और 2 लाख डालोगे तो वो लॉस को कम कर देगा. सो इट इज एंटी डायल्यूटिव. मुझे लोगों को अच्छी चीजें नहीं बतानी है फ्यूचरिस्टिक के बेसिस पे. मुझे लोगों को डायल्यूटेड ईपीएस में फ्यूचरिस्टिक पोजीशन ऑन वर्स्ट सिनेरियो बताना है, मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस बताना है. यस, उसे सिर्फ टोटल बेसिस पे बताया, तुम सब बता देने का. तुम बताने का माई बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इज वन एंड द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के केस में -1, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के केस में 3.6 एंड कंबाइंड 2.6. इट इज सेम. बेसिक बोलो या डाइल्यूटेड, बिकॉज दोज ऑप्शंस आर एंटी डाइल्यूटिव.
कोई टेंशन? एकदम बराबर समझ में आ रहा है? ओके। ओके, अब सवाल उठता है कि अब तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए ना, सब क्वेश्चन में क्या था? देयर वाज ओनली वन पोटेंशियल। कितना था? बराबर, तो वन पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। वेदर वो एंटी डाइल्यूटिव है या डाइल्यूटिव है, वो कंसीडर करने के लिए सबसे इजी ऑप्शन क्या है? सबसे इजी ऑप्शन है कि आप इंक्रीमेंटल ईपीएस को बेसिक ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के साथ कंपेयर करोगे। अगर ये इंक्रीमेंटल ईपीएस इस बेसिक के सामने कम है तो बोलोगे डाइल्यूटिव है, और ज्यादा है तो बोलोगे एंटी डाइल्यूटिव है। बराबर है, तो एक के अंदर ज्यादा टेंशन होता। इनफैक्ट तुम तो ऐसे स्मार्ट हो कि तुम ये सब करोगे ही नहीं। तुम डाइल्यूटिव कैलकुलेट करोगे, फिर मालूम पड़ा डाइल्यूटिव बेसिक से ज्यादा आ रहा है, बोले ये नहीं करने का, डाइल्यूटिव बेसिक से ज्यादा। से अंडर एनी सिनेरियो डाइल्यूटिव शुड बी लेस देन बेसिक ना। तो ज्यादा आ रहा है तो बोलेगा ये एंटी डाइल्यूटिव हो गया। तो तुम खाली लिख दो इट इज एंटी डाइल्यूटिव और आंसर सेम बेसिक का लिख दो। यस। तकलीफ किधर आता है? व्हेन यू हैव मोर देन वन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। अब क्या करोगे? मोर देन वन। कन्वर्टेबल डिबेंचर भी है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी है, ऑप्शंस भी है। अब क्या करो? अब क्या करोगे? तो क्या करूं? तीनों ऐड करके तीनों का जो भी इनकम लेवल है वो एडजस्ट करो, ऊपर न्यूमरेटर में तीनों को डिनोमिनेटर में करो, और जो भी आएगा ईपीएस उसको कंसीडर करो। बराबर कि नहीं? इसको बोलता है भेल पूरी बना के खाना। भेल पूरी बना के खाना। क्या बना के खाना? और भेलपुरी वाले भैया के पास एक ही चीज नॉर्मली सबका फेवरेट होता है, और वो होता है पानी पूरी। तो इधर भेलपुरी नहीं खाने का है, इधर पानी पूरी खाने का है। हाँ, भेलपुरी में सब मिला देते हो। तो समझ में नहीं आता है कौन सा क्या है, सब मिल गया खा लेते हो और सब अच्छा है, इसलिए उसको बोलते हैं भेल। खाना भेल नहीं है, खाना पानी पूरी है। एक एक करके, क्योंकि पानी पूरी एक साथ छह तो डाल भी नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने को खाना पानी पूरी है। हाँ, एंड इट इज ऑलवेज बराबर है। तो अगर पानी पूरी खाना है तो करना क्या है? करना ये है, हर एक का इंक्रीमेंटल ईपीएस ढूंढने का। बराबर है, हर एक का इंक्रीमेंटल ईपीएस ढूंढने का और उसको कंट्रोल फिगर के साथ कंपेयर करने का। यस, मान लो इंक्रीमेंटल ईपीएस कंट्रोल फिगर से कम है तो डाइल्यूटिव है, हम उसको कैलकुलेशन में कंसीडर कर सकते हैं। बट मान लो वो ज्यादा है तो अभी एंटी डाइल्यूटिव हो गया। बराबर है। यस, हर एक का इंक्रीमेंटल ईपीएस ढूंढने का। मान लो इसका आता है 2.10, इसका आता है 4.40, और इसका आता है 0, क्योंकि ऑप्शन में तो वैसे भी इंक्रीमेंटल 0 होता है। हेलो, यस और नो? एंड मान लो तुम्हारा बेसिक ईपीएस है 5। बताओ डाइल्यूटिव है कि नहीं है? पक्का? कंफर्म?
तो अगर ये डाइल्यूटिव है ऐसा तुम बोलते हो तो तीनों डाइल्यूटिव है। अब क्या करने का, तीनों डाइल्यूटिव है तो ऑल दी थ्री आर डाइल्यूटिव। क्या करना है, बेल खाना है पानी पूरी खाना है? बेल खाना है पानी पूरी खाना है? पानी पूरी ही खाना है। भेल चाहे कितना भी पसंद हो, खाएंगे पानी पूरी ही। तो सर फिर कैसे खाएंगे ये पानी पूरी? इस इंक्रीमेंटल ईपीएस को क्या करोगे, रैंक करोगे। सर क्या लेवल में रैंक? जो एकदम बढ़ियल है उसको सबसे पहला रैंक, और जो एकदम अच्छा है उसको लास्ट रैंक। अब बताओ सबसे बढ़ियल कौन है? रैंक वन। फिर उसके बाद बढ़ियल कौन है? रैंक टू। फिर उसके बाद कौन है? ये तुम्हारी तीन पुड़िया रेडी हो गई। पहली पुड़ी ऑप्शन के साथ, दूसरी डिबेंचर्स, तीसरी प्रेफरेंसेस। और अब जब तुम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालोगे, क्या निकालोगे? तुम्हारे बेसिक के अंदर एक एक पुड़ी ऐड करोगे। पहला ऐड करोगे ऑप्शंस, उसके बाद कुछ तो आएगा। फिर ये फिगर जो ऑप्शन के साथ इंक्लूडेड है, उसके बाद तुम उसमें ऐड करोगे डिबेंचर्स, फिर कुछ तो आएगा। फिर उसके बाद ये फिगर में तुम ऐड करोगे प्रेफरेंसेस, फिर कुछ तो आएगा। तो ऐसा तुमको लेवल वाइज ईपीएस मिलेगा। हाँ, अब तुमको ये चेक करना है कि बेसिक पास था, बेसिक, उसके बाद तुमने ऑप्शंस ऐड करके क्या पांच से कम आया? क्या पांच से कम आया? तो वैसे हाँ कम आया, डाइल्यूटिव। फिर उसके अंदर डिबेंचर ऐड किया। अब जो तुमने ऐड करने के बाद जो ईपीएस आया है वो ऊपर वाले ईपीएस से कम है या ज्यादा है? समझो ऊपर वाले से कम है। फिर ये उसके ऊपर वाले से कम है या ज्यादा है? मान लो ये ज्यादा आ गया तो एंटी डाइल्यूटिव। इस तीनों ईपीएस में जो सबसे छोटा ईपीएस है वो डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर तुम प्रेजेंट करोगे। I want to present futuristic EPS based on current situation under most conservative scenario. Worst case scenario ये है। इसकी जगह ये बताओगे थोड़ा अच्छा दिखेगा। मेरे को अच्छा नहीं दिखाने का, मेरे को क्या दिखाने का? वर्स्ट केस। और भैया जी बोलते ना, भैया जी तीखा तीखा, हाँ तो ऐसे देता तीखा। और तीखा, और तीखा, फिर खाता थोड़ा मीठा हो जाता था। सबसे तीखा कौन सा था? दूसरा वाला पूरी सबसे तीखा था, उसको डाइल्यूट। पानी पूरी को ही ध्यान में रख के करोगे तो कभी एरर करोगे भेल नहीं, पानी पूरी। तुम भी सोचता रहेगा ना ईपीएस के अंदर किधर पानी पूरी लेके आया, है ना? वो पार्ट टाइम कभी करता था मैं तो। समझ में आया ये? कोई टेंशन? अभी ये बातें तो सब बहुत अच्छी की, और तुमको याद तो, देखो देखो, एंटरप्राइज है ओनली वन पोटेंशियल इक्विटी शेयर और मोर देन वन। इफ ओनली वन है तो क्या करना है? पढ़ो जरा जोर से पढ़ो। बराबर, तो एक है तो कोई टेंशन नहीं, एक में आ जाएगा। मोर देन वन है तो स्टेप नंबर वन, इंक्रीमेंटल ईपीएस ढूंढो। फिर क्या लिखा है? रैंक पोटेंशियल इक्विटी शेयर बेस्ड ऑन फ्रॉम मोस्ट डाइल्यूटिव टू जनरली ऑप्शन और वारंट विल बी फर्स्ट रैंक। देन वन बाय वन। लीस्ट डाइल्यूटिव, सबसे तीखा, बेस्ट पानीपुरी। समझता है ये? कोई टेंशन? क्या बोलता है? हाँ,
ऐसे तो बहुत कुछ था, कौन सा सिखाया था तुमको? हाँ, ये सिखाया था क्या? ये सुना भी था क्या कभी? और फीलिंग क्या था? अपने को ईपीएस आता है। ये हो जाने के बाद तुम ऑफिस में कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि तुमको 90% ऑफ ईपीएस आता है। कितना? देखो, मैं बोस्टिंग नहीं करेगा, मैं ये नहीं बोलेगा अब हो गया तुम्हारा, सब हो गया। 90% अच्छे से हो। समझ रहा है? ये ध्यान, ये नोट्स ध्यान में रख के करोगे ना, ऑफिस में कुछ भी आया रहेगा, ये नोट से कर लोगे ना, तो आंसर ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा। मैनेजर छोड़ो, पार्टनर को कॉम्प्लेक्स दे दोगे। इसको, पार्टनर को। तो बहुत सारी चीजें उसके ध्यान में ही। सिर्फ 90 बोला, 10 क्यों नहीं बोला? कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टैंडर्ड में तो है, बट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। इंस्टीट्यूट अभी इधर तक ही मान मान पहुंचा है। तो समझ रहा है? यस। अब करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 2। G Limited has 20 lakh equity shares outstanding on 1/4/70. Average fair value during 17/18 is 75. Potential equity shares in capital structure are options 1 lakh at an exercise price 60. Convertible preference shares 8 lakhs to be converted into. इसका मतलब ये नहीं 8 लाख शेयर के सामने 2 होगा। इसका मतलब ये एक शेयर 2 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। हेलो, इंग्लिश ऐसा नहीं पढ़ना कि सर 8 लाख कन्वर्टेड इनटू 2 मतलब खाली 2 ही शेयर मिलेगा। मेरा भरोसा नहीं ना, यू आर एम्बेसडर फ्रॉम नेपाल। 12% convertible debentures 100 each, nominal value 10 crores converted into 4। अगेन 4 का मतलब क्या? पूरे 10 करोड़ 4 शेयर में होगा या एक 4 शेयर में होगा? एक 4 शेयर में होगा। टैक्स रेट, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज 1 करोड़। सर करना क्या है, क्या लगता है क्या करना होगा? कैलकुलेशन ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। बराबर। चलो अपन काम बांट लेते हैं। बेसिक मैं करके दे देता हूँ, डाइल्यूटेड तुम करके दे दो। बराबर है। अब बेसिक के लिए नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना दिया है? 100 lakhs। और करंट ईयर में इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग 20 लाख है फ्रॉम डे 1। नया तो कुछ कुछ ऑप्शन हुआ है क्या एक्सरसाइज? कुछ डिवेंचर कन्वर्ट हुआ है क्या? कुछ प्रेफरेंशियल हुआ है क्या? नहीं। सो इट वुड बी डिवाइड बाय 20 lakhs। तुम भी क्या याद रखोगे? बेसिक ईपीएस 5 रुपए। बराबर। अब डाइल्यूटेड करके दो, देखें क्या कहोगे। हाँ, ये ध्यान रखने का, डाइल्यूटेड आया तो ओके। सबसे पहला इंक्रीमेंटल ईपीएस बराबर, ऑप्शन के केस में 0। बराबर। फिर प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कितना डिविडेंड पे किया जा रहा है उनको? 8% था। सो 8% इंटू 8 करोड़ 64 lakhs प्लस 10% डिवाइडेड बाय 16 लाख शेयर्स। कितना आता है? 4.4।
तो डिबेंचर के केस में 10 करोड़ पे 12%, 1 करोड़ 20 लाख। लेकिन डिबेंचर का इंटरेस्ट टैक्स वाला है, तो उसका 70% या -30% डिवाइडेड बाय, एक डिबेंचर 4 शेयर में जा रहा है, तो 10 करोड़ है, तो इट वुड बी 40 लाख। कितना था? सो रैंक बन गया ये 1, ये 2, ये 3। हाँ, अब खाली अपने को देखना है तीखा कितना है। बेसिक वाला फिगर क्या है? बेसिक वाला फिगर है 100 लाख और 20, इससे 5 आया ना। अब 100 में पहले ऑप्शन का डेटा ऐड करो, +0, और ऑप्शन में ढूंढा क्या? कंसिडरेशन अदर देन कैश। कितना? पक्का 20,000। 60 लाख डिवाइडेड बाई 75 करोगे तो 80,000 आता है फॉर कंसिडरेशन। 20,000, सो इट बिकम्स 20,20,000, और ये तो 1 करोड़ ही रहेगा। 4.95, इट इज डायल्यूटिव। फिर अब इसके अंदर डालो डिवेंचर का डेटा। नहीं, अर्निंग कितना? 84 लाख है। 1 करोड़, और ये नंबर कितना है? सो इट विल बिकम 60,20,000। कितना आता है? 0.006। इससे तो नीचे ही है, डायल्यूटिव। अब प्रेफरेंस शेयर्स वाला कितना है? 72 लाख। 72 लाख है ना? ओके, 64 प्लस 10% है, 70 लाख। बराबर। और नंबर कितना? 20 है। 16 लाख। 16 लाख, ये हो जाएगा 7620, और ये हो जाएगा 2 करोड़ 54,40,000। करो डिवाइड। 3.3, 3.34, 3.06 से ज्यादा है। अब ये तीनों में सबसे गंदा, सबसे कम कौन सा है? हेलो, समझ में आता है ये? हरी हरी, समझ में आया किधर ऐड करने का? कोई डाउट? मन में डाउट है? क्या डाउट है बोल। अब मान लो तुमने एक साथ भेलपुरी किया होता तो क्या आता मालूम है? तुमको 3.34 आता, और वो 5 से कम ही होता, तो तुमको लगता था यही मोस्ट कंजर्वेटिव है। लेकिन मोस्ट कंजर्वेटिव 3.34 नहीं है, 3.06 है। इसलिए नॉट भेल। ये देखो, बराबर। भाई क्या प्रॉब्लम है वो बता। इंक्रीमेंटल समझ में आया, उसका रैंक समझ में आया,
अब तीनों को उठा के डाल देना एक साथ कि एक एक करके डालना है? इसमें डालना है। बेसिक के कैलकुलेशन में आप रैंक वाइज फर्स्ट वाला रैंक बेसिक के अंदर डालोगे तो आपको एक नया एपीएस आएगा। वो अगर बेसिक से कम है तो डाइल्यूटिव। एक रैंक वन ऐड कर दिया, रैंक वन के बाद वाला जो डेटा आता है उसमें रैंक टू डालना है। हाँ, और कैसे करेगी? हाँ, तो हमेशा मैडम एंटी डायल्यूटिव कभी होगा ही नहीं ना। आपको बेसिक के डेटा में, अभी तक हम डाइल्यूशन में क्या करते थे, बेसिक का न्यूमरेटर बेसिक का डिनोमिनेटर में कुछ प्लस करते थे, अगर एक एक होता तो ये भी हम एक एक करके ले रहे हैं ना। तो वैसे एक एक करके उसके न्यूमरेटर में इनकम का, डिनोमिनेटर में नंबर का। देवलाली को आया था ये, एरर किया था। सीडीडी भूल गई, डिविडेंड टैक्स भूल गई। हाँ। नेक्स्ट पेज। अभी देखो, रेफरेंसेस में आप डिविडेंड पे करते हो, उसी डिविडेंड पे आपको डिविडेंड टैक्स भरना पड़ता है। एक टाइम पे था, अभी करंटली नहीं इंडिया में, बट एक टाइम पे था।
तो अगर आपका प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, तो जो डिविडेंड पे कर रहे थे वो नहीं पे करना पड़ेगा, तो उस पर डिविडेंड टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। सो ऑटोमेटिकली अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर उतने रुपए से बढ़ जाएगा। बराबर ना? तुम लोगों ने कभी भी डिविडेंड टैक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, सी एंटर में भी नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट पेज करूँ? सब किया था। सब कोविड वाले हो? तुम्हारा मैडम, मनीषा मैडम तुम्हारा। विकास ऑनलाइन। एक पोस्टपोन हुआ था। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज।
नेक्स्ट करो। किसी को कोई डाउट इधर?
छोटे पास है। Subsidiaries and by of पता है इससे होता है यार No, sir, can't hear you. बोलते यू आर ऑडिबल आवाज आती क्या रहा है